गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम NCERT क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 1 क्लास पर डे रखा करेंगे। और उसके पीछे का कारण यह है कि मैंने अभी कल ही मुझे एक स्टूडेंट मिला जो 4th क्लास में था, और लेकिन मैंने उससे उसकी बुक की एक लाइन पढ़ने के लिए कहा तो उसने उस लाइन को केवल इंग्लिश में तो पढ़ दिया, बट उसको मालूम नहीं था कि उस लाइन का अर्थ क्या होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में यही होता है कि स्टूडेंट्स को केवल इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाता है, स्टूडेंट को उसका मीनिंग नहीं बताया जाता। और ऐसे अगर स्टूडेंट को मीनिंग आता ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई लाभ है। ऐसे तो 4th क्लास का स्टूडेंट MA की बुक भी पढ़ सकता है ना, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उस कल ना इतना मन पीड़ित हुआ, इतना दुखी मन हुआ, तो मुझे लगा कि मैं ना जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 वीडियो पर डे डाला करूँगा, और प्लस जो हमारे कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं जो NDA, SSC, CDS, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एक वीडियो उनके लिए मैं पर डे रखा करूँगा। सो 2 वीडियोज़ पर डे का अपना रूल मैं बनाने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा आई एट माई लेवल्स बेस्ट कि उसको फॉलो करता रहूँ। सो आज क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट ये आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अपने आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे, प्लस आप ये हमारी वीडियोस जो हमारा ऐप है इसको आप शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ में जो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 की बुक से, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। देखिए यहाँ मैं आपसे स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमने वर्ड यूज किया है डिड, आप मुझे बताइए कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब। क्या कहा। आप ये कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब ही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये बताइए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कहाँ है। समझ गए ना, वास्तव में ये मेन वर्ब ही है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। जब भी हम हु से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जनरली उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है। ठीक है ना। हु वेंट देयर, वहां पर कौन गया। हु हेल्प्स यू, आप ऐसे तो बोलते हैं ना, हु हेल्प्स यू, आपकी हेल्प कौन करता है। तो यहां हु आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, फिर यहां पर आप ऑब्जेक्ट हो गए जिसकी हेल्प की जाती है। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी, ये जो ऊपर कोमा लगा हुआ है ना, इसको एपोस्ट्रोफी मार्क बोलते हैं और इसको पूरा बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। इस एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी मीनिंग होता है का। पैट्रिक्स होमवर्क मतलब पैट्रिक का होमवर्क। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि होम और वर्क दोनों अलग अलग नहीं है, होमवर्क एक ही वर्ड है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखना होमवर्क, ठीक है ना, ऐसे लिखना इनकरेक्ट होता है, होमवर्क ही राइट वर्ड होता है। देखिए NCERT बुक्स पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को, ताकि वो वहां से लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। ठीक है ना, कौन से वर्ड्स ग्रुप में आते हैं, कैसे उनको लिखना होता है, इसीलिए NCERT पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए ये। तो चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ये देखिए पैट्रिक, आप देख पा रहे हैं पैट्रिक कैसा लड़का है, मस्त लड़का है। देखिए हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बालों पर अच्छा फिटनेस पर ध्यान देता होगा, है ना। हॉकी खेलता है ऐसा लग रहा है ना। और हाथ को देखो कैसे किया हुआ है, बोला जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है तेरे भाई की। चलिए, लेकिन शायद फिर भी कुछ टेंशन तो होती हैं, भले ही कोई है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया है, फुल स्टॉप आ गया है यहाँ पर। तो यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा हो गया है। पूरे सेंटेंस में हमने बात किया है किसके बारे में, पैट्रिक के बारे में। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। वेरी गुड। तो पैट्रिक क्या है, पैट्रिक नाउन है, नाम है ना किसी का। ओके, तो पैट्रिक नेवर, नेवर जब हम यूज करते हैं ना, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम जनरल बातें बताते हैं तो इसके साथ में डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। नेवर डिड, नेवर के बाद में जो भी आता है वो मेन वर्ब होता है। तो यहां पर डिड मेन वर्ब है। पैट्रिक कभी भी नहीं करता था, सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट की बातें बता रहे हैं। पूछा क्या नहीं करता था, क्या नहीं करता था, मैंने वॉट लगाकर क्वेश्चन पूछा। पैट्रिक नेवर डिड वॉट, क्या नहीं करता था। तो वॉट का आंसर मिला होमवर्क, होमवर्क नहीं करता था। तो होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यस, होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया है।
तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। कोई भी चीज बोरिंग हो सकती है। अच्छा, बोरिंग क्या चीज थी? पैट्रिक की होमवर्क, होमवर्क बोरिंग था। होमवर्क क्या है? नाउन है। और मैंने पूछा होमवर्क कैसा था, आंसर आया बोरिंग था। यानी कि जो आईएनजी फॉर्म है ना, ये किस चीज का फंक्शन कर रही है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। ये बोरिंग बता रहा है कि होमवर्क कैसा है, हमारा नाउन कैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आईएनजी फॉर्म होती हैं वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती हैं। मैंने आपको कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी वाली फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ये एडजेक्टिव का फंक्शन करती हैं जब इनसे पहले इज़ारम वाजवर नहीं लिखा होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करती है जब उनसे पहले इज़ारम वाजवर नहीं लिखा हो। ठीक है। टू, अब इस टू को आप समझ लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच के सेंस में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए बोरिंग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो एडजेक्ट, ये बोरिंग था, कितना बोरिंग था? टू बोरिंग था। यानी कि टू इस बोरिंग को प्रभावित कर रहा है। ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को प्रभावित करता हो, ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव के ऊपर प्रभाव डालता हो, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि टू हमारा एडवर्ब है, क्योंकि एक एडवर्ब को ही किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को प्रभावित करने का लाइसेंस होता है। कोई एडवर्ब ही किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को प्रभावित कर सकता है। यहां टू का मीनिंग आप समझ सकते हैं। टू का मीनिंग होता है अत्यधिक। टू का मीनिंग होता है एक्सेसिव, EXCESSIVE। टू का मीनिंग होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप नोट करें ना, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये इसका मीनिंग होता है। जनरली जब कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन देना होता है तब हम टू को यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टू का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। टू का जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। हालांकि टू का हिंदी मीनिंग होता है बहुत अधिक लेकिन नेगेटिव। टू का मीनिंग है बहुत अधिक लेकिन नेगेटिव। चलिए, टू बोरिंग, अत्यधिक बोरिंग होता है। ही सैड, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट की बातें बताएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। ही प्लेड व्हाट, क्या खेलता था वो? हॉकी। हॉकी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट हुआ? प्ले वर्ब का। समझ में आती है ना चीजें? हॉकी ऑब्जेक्ट हुआ किसका? प्ले वर्ब का। वह खेलता था। देखिए, किसी भी वर्ब में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी वर्ब के साथ में व्हाट और हुम लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर में जो भी मिलता है ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट और हुम लगाकर जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर में जो भी मिलेगा आपको वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? OBJ ECT। चलिए, तो ही प्लेड व्हाट, वह खेलता था। क्या खेलता था? हॉकी खेलता था। हॉकी ऑब्जेक्ट है प्ले वर्ब का। एंड बास्केटबॉल, और क्या खेलता था? बास्केटबॉल खेलता था। यानी कि यहाँ प्ले वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं। प्ले करता था क्या? हॉकी। प्ले करता था क्या? बास्केटबॉल। यानी कि आप ये भी देख सकते हैं कि किसी वन वर्ब के मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी एक वर्ब के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर खेलना वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हॉकी और एक बास्केटबॉल। एंड निंटेंडो, और एक और, मतलब यहां देख रहे हो एक और क्या खेलता था? निंटेंडो खेलता था। यानी कि यहां प्ले वर्ब के 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, है ना? अच्छा, एक चीज और है, जब हम ऑब्जेक्ट्स को, कई सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ लिखते जा रहे हैं, एक ही कैटेगरी के वर्ड कई बार लिखने हो तो एंड का प्रयोग करते हैं। एक ही कैटेगरी के कई सारे वर्ड लिखने हो तो उनको ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि एंड टू वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। जैसे यहां ये वाला जो एंड है ये जोड़ रहा है इस बास्केटबॉल को और इस निंटेंडो को, तो दो वर्ड को भी कंजंक्शन जोड़ सकता है। ओके, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड मीन्स के बजाय, के स्थान पर। इंस्टेड का मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। किसके स्थान पर? किसके बजाय? किसके बजाय? होमवर्क करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ डूइंग होमवर्क, यहां पर ऑफ डूइंग होमवर्क अंडरस्टूड है। इंस्टेड ऑफ डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने के बजाय वह खेला करता था हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको बताते थे। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि यहां पर लिख देता है हिज टीचर टोल्ड टू हिम। तो आपको ध्यान रखना है कि टोल्ड के साथ में, ऑर्डर्ड के साथ में टू को यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। टोल्ड हिम ऐसा आएगा, ऑर्डर्ड हिम ऐसा आएगा, टोल्ड टू हिम नहीं आएगा। तो हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसको बताया करते थे या उससे कहते थे। टेल मीन्स कहना, बताना। पैट्रिक डू योर होमवर्क, क्या कहते थे? पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो।
और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, अदरवाइज, और का मतलब है अन्यथा, अन्यथा यू वॉन्ट, वॉन्ट जो है ना ये शॉर्ट फॉर्म होती है विल नॉट की, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, ठीक है ना। यू वॉन्ट मतलब यू विल नॉट लर्न अ थिंग, अ थिंग मीन्स कोई भी चीज, कोई भी कार्य, कोई भी बात तुमसे आएगी नहीं। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। देखिए किसके शब्द हैं ये, टीचर के शब्द हैं। टीचर जो बोलते थे वो ये शब्द होते थे। तो देखो अगर हमें किसी के वर्ड को बताना हो ज्यों का त्यों, तो हम इस तरह से कोमाज को यूज कर लेते हैं। ये ऊपर इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इनको, कोटेशन मार्क। अगर किसी पर्सन के द्वारा कही गई बातें आपको ज्यों की त्यों बतानी हो, जैसी उस पर्सन ने बोली हो, तो हम इस तरह से कोटेशन मार्क्स को यूज करके उस पर्सन के द्वारा कहे गए वर्ड्स को डिट्टो वैसा लिख देते हैं जैसा उसने कहा होगा। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी होता है। अच्छा यहां मैं ये जो इट्स है ना, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट्स, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप। इट्स ट्रू का मतलब है इट इज ट्रू, और यह बात सच भी है। ये अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रू कैसा वर्ड है, तो आप कहेंगे सर ट्रू एडजेक्टिव है, क्योंकि गुण दोष विशेषता बताने वाला शब्द है। यह बात कैसी है, भाई कैसा या कैसी के आंसर में आपको जो भी मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यह बात कैसी है, सच्ची है, तो ये एडजेक्टिव हुआ ट्रू, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो टू बी की फॉर्म होती है ना, टू बी की फॉर्म कौन कौन सी, इज आर एम वाजवर, है ना, इज आर एम वाजवर टू बी की फॉर्म होती है ना ये। इनके साथ में जनरली जो हम यूज करते हैं वो क्या आता है, एडजेक्टिव होता है, मोस्टली एडजेक्टिव होता है। हो तो कुछ और भी सकते हैं, होने के लिए तो नाउन भी हो सकता है ना। नाउन तो आपको अलग ही दिखाई पड़ जाता है ना, जब नाउन आपको दिखाई ना पड़े तो शायद वो एडजेक्टिव होगा। ओके, इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील, समटाइम्स देखिए यहां ऐसा भी कहा जा सकता था, समटाइम्स ही फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म, कभी कभी वह फेल्ट करता था, उसको भी लगता था, लाइक एन इग्नोरेमस, इग्नोरेमस होता है एक ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज की जानकारी ना हो। इग्नोरेंट आपने सुना होगा, इग्नोरेंट, है ना, ये इग्नोरेंट ही है। इग्नोरेंट मीन्स अनजान, इग्नोरेंट मीन्स, इग्नोरेमस मीन्स अनजान। समटाइम्स कभी कभी ही फेल्ट लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी वह भी अपने आप को अनजान सा महसूस करता था, जैसे वो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी, ठीक है ना। अच्छा किसी बात पर जोरदार ढंग से कहने के लिए, किसी बात को जोर देकर कहने के लिए सेकंड फॉर्म का यूज ना करके डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया जाता है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया जाता है किसी बात को हाईलाइट करने के लिए, जोर देकर कहने के लिए। ही फेल्ट को कहा गया ही डिड फील, उसको भी लगता था, उसको भी लगता था, कभी कभी उसको भी लगता था। और समटाइम्स ही फेल्ट, कभी कभी उसको लगता था। और हम कहना चाह रहे हैं उसको भी वर्ड को देखो आप, उसको भी लगता था, इस बात को कहने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हमने डिड को यूज करके फर्स्ट फॉर्म लिखी है, डायरेक्ट फेल्ट नहीं लिखा है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। देखो सेंटेंस बट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है ना बाद में। अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर मेन वर्ब आती है। स्ट्रक्चर मालूम है ना, स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन वर्ब। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने का स्टाइल होता है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट वेयर व्हेन वाई वगैरह, है ना, जैसे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, लाइक वर्ब व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं। वेयर डू यू लिव, ऐसे ही होता है वो भी। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आती है, बाद में क्वेश्चन मार्क। देन तब, वन डे एक दिन, ही फाउंड उसको मिला, पास्ट की बातें बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जा रहा है। ही फाउंड हिज कैट, उसको मिली, क्या मिली, हिज कैट, उसकी बिल्ली। फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये दोनों वर्ड, हिज कैट। और किस हालत में थी, प्लेइंग, खेलती हुई। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर वॉजवर लिखा हुआ न हो तो उसका मीनिंग होता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए, या ना, नी, ने। तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को पाया, कैसे, खेलते हुए। किस चीज के साथ में, अगर किसी चीज के साथ में का पॉइंट आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है, कोई चीज है ना, कोई टूल है, तो उसके लिए विद को यूज करते हैं। विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ, अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रेब्ड,
ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब करना मीन छीन लेना, और उसने उस डॉल को उस अपनी बिल्ली से छीन लिया, ठीक है ना। टू हिज सरप्राइज, ये अच्छा फ्रेज है, टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप इसको नोट कर लेना, टू हिज सरप्राइज का मीनिंग है ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इट वॉजंट अ डोल, वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वॉजंट, इट वॉजंट अ डोल, यह एक डॉल नहीं थी, एट ऑल, इट वॉज अ डॉल एट ऑल, वह डॉल बिल्कुल भी नहीं थी। क्या थी आप पिक्चर से देख सकते हैं। इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, कतई, जिसको आप बोल देते हैं कतई, एट ऑल। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, टाइनी स्मॉल होता है तो टाइनिएस्ट आप इसको कहेंगे, टीनिएस्ट भी नहीं, टाइनिएस्ट साइज, टाइनी मीन्स स्मॉल और टाइनिएस्ट मीन्स सबसे स्मॉल, सुपरलेटिव डिग्री है टाइनी की, सबसे अधिक छोटे साइज का, बहुत छोटे साइज का एक मैन था। बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, ही हैड अ लिटिल वूल। देखिए जब हैड को हम यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, यानी कि जब उसके साथ में कोई थर्ड फॉर्म न हो, तो इस हैड का मीनिंग होता है पास में होना, पास में होना या रखना, ठीक है ना। तो ही हैड का मतलब है वह रखता था या उसके पास में था। क्या था उसके पास में, क्या चीज थी ये बता रहे हैं, ए लिटिल वूल शर्ट। हैड वर्ब के बाद में कहीं ऑब्जेक्ट जरूर आता है कोई ना कोई। ए लिटिल वूल शर्ट थी उसके पास में, छोटी सी शर्ट थी वूल वाली, ऊन से बनी हुई। विद ओल्ड फैशनड, जिसमें जो ओल्ड फैशनड वाली थी, ब्रिचेज, विद ओल्ड फैशनड ब्रिचेज एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज। अच्छा वो जो उसके पास क्या था ये बता रहे हैं, ही हैड उसके पास में था, अ लिटिल वूल शर्ट, एक छोटी सी ऊन की शर्ट, और उस ऊन की शर्ट के साथ में और क्या था, साथ में को शो करने के लिए आया विद, और उसके साथ में था क्या, ओल्ड फैशन, पुराने फैशन वाला, ब्रिचेज, ब्रिचेज था। एंड ब्रिचेज मीन्स क्या होता है अभी बताऊंगा। एंड ए हाई टॉल, और एक हाई ऊंचा, टॉल लंबा, हैट टोप था, मच लाइक ए विचेज, ऐसा जैसा कि विच के पास में होता है, विच मीन्स चुड़ैल, और चुड़ैल के पास में जैसा ऊंचा सा हैट होता है ऐसा उसके पास में हैट था। तो यहां पर ब्रिचेज को वास्तव में राइम करने के लिए विचेज से यूज किया गया है। वैसे इस ब्रिचेज का मतलब होता है BREECHES, और इस ब्रिचेज का मतलब होता है, देखो शॉर्ट ट्राउजर्स के लिए यूज करते हैं ब्रिचेज को, ब्रिचेज को हम यूज करते हैं शॉर्ट ट्राउजर के लिए। ओके, ही येल्ड, वह चिल्लाया, येल मीन्स जोर से कहना, जोर से चिल्लाना, क्राई करना। जनरली क्राई फॉर हेल्प, मदद के लिए जब हम चिल्लाते हैं तो उसके लिए येल शब्द का यूज करते हैं। ही येल्ड, वह चिल्लाया, मदद के लिए चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, डोंट गिव मी बैक, मुझे वापस मत देना, टू दैट कैट, उस कैट को, बाद में लगा हुआ है फुल स्टॉप, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डोंट से। देखो जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम अब अपने सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जब जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, कम हियर, यहां आओ, सिट देयर, वहां बैठो। तो ये सभी सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। वो ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है ना। जैसे प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव है क्योंकि इसमें भी हमने किसी को कुछ करने को कहा है। डोंट सिट ओवर देयर, वहां पर मत बैठो। तो डोंट से भी हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और इस सेंटेंस में भी हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी सेंटेंस इंपेरेटिव हैं। वो प्लीज से शुरू हो सकते हैं, डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है छोटा सा मैन, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस मत देना उस कैट को। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपकी एक विश पूरी कर दूंगा। ग्रांट अ विश, विश पूरी करना, आप ये फ्रेज ध्यान रख सकते हैं। ग्रांट अ विश, इच्छा पूरी करना। आपके सामने बाई चांस कोई गॉड आ जाए तो आप उनसे पूछना इंग्लिश में, वो गॉड केवल इंग्लिश जानते हो तो कैसे कहेंगे आप, विल यू प्लीज ग्रांट मी अ विश, विल यू प्लीज ग्रांट मी अ विश, कृपया क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको वायदा करता हूं इस चीज का। देखिए प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, अगर एग्जाम में आ जाए आई प्रॉमिस टू यू
तो इनकरेक्ट होगा। प्रॉमिस के साथ में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस यू। आप चाहो तो अपने नोट्स में ये छोटा सा सेंटेंस लिख लेना, आई प्रॉमिस यू, ठीक है ना। टू यू नहीं आएगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। कभी आप सोचें कि सर इसमें से के तो इंग्लिश आई ही नहीं है, कभी भी हिंदी से डिट्टो ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करें। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे वायदा करता हूं इस चीज का। इस चीज का किस चीज का? कि आपको कोई विश दी जाएगी। ये जो दैट है ना, ये विश देने वाली बात के लिए आया हुआ है, इस विश के लिए आया प्रोनाउन है ये। पैट्रिक कुडंट बिलीव, कुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ये सभी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है बिलीव। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक बिलीव नहीं कर पाया, पास्ट की फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है, कर सका। देखिए जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हो, पहले वाली वीडियोज अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से क्लास नंबर 1 से आप हमारी वीडियोज को देखना स्टार्ट कीजिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को देखने का तरीका ये होता है कि आप जो भी सुने, जो भी एक सेंटेंस मैं आपके लिए बोलता हूं, कोई पॉइंट आपको बताता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स तैयार करें, ठीक है ना। हर वीडियो में कम से कम 5-6 पेज आपके भर जाएंगे अगर आप एक एक चीज नोट करेंगे, ठीक है ना। नोट करते हुए ही आपको इन वीडियोज को देखना है, मस्ती के लिए नहीं। केवल सुनकर सब कुछ सीख जाएंगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सुनकर थोड़े समय के लिए कोई चीजें याद रह सकती हैं, लेकिन अगर आपने उनको नोट डाउन कर लिया है तो लंबे समय तक वो आपको ध्यान भी रह जाएंगे और आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि वीडियो देखने में टाइम लगता है, नोट्स को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता है। ओके, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। देखिए जब सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, जैसे वॉज के बाद में आया हुआ है, तो यहां ऐसे सेंटेंस में अगर हाउ और व्हाट दिया हुआ हो, ऐसे सेंटेंस में हाउ और व्हाट अगर गिवन होता है, तो उस हाउ और व्हाट का मीनिंग होता है कितना, ठीक है ना। इस हाउ और व्हाट का मीनिंग होता है वेरी मच, बहुत अधिक। जो बोलते हैं ना कितना सुहावना मौसम है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार हम, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। तो व्हाट का मतलब वहां पर वेरी मच से होता है। हिंदी में तो कितना बोलते हैं, कितना सुहावना मौसम है ना। लेकिन वास्तव में हम कह रहे होते हैं कि मौसम बहुत सुहावना है, तो उस कितना का मीनिंग वास्तव में वेरी मच से होता है। तो हाउ लकी ही वॉज, वह कितना लकी था, अर्थात वह बहुत भाग्यशाली था, ठीक है ना। हाउ मीन्स वेरी। हियर वॉज द आंसर, यही आंसर था टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सभी प्रॉब्लम्स का। मैंने पहले वाली क्लासेस में बताया था कि किसी चीज का अगर कोई आंसर है तो आंसर ऑफ नहीं होता, आंसर टू होता है। आंसर टू द प्रॉब्लम्स, आंसर टू द प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है ना। हियर वॉज द आंसर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, जब भी आपका सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता है, तो आपको बताऊं ना, ये जो हियर और देयर है ना, प्लेस को शो करने वाले वर्ड हैं। अब ध्यान से एक पॉइंट आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ ऑफन, इन क्वेश्चन के आंसर में जो भी कुछ मिलता है वो सब क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। इन क्वेश्चन वर्ड के आंसर में जो भी होगा वो एडवर्ब होगा, या ऐसा कोई शब्द जो टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर और फ्रीक्वेंसी की बात करता है। ऐसा कोई वर्ड जिससे मालूम हो स्थान, समय, स्थान, कारण, काम करने का तरीका, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी या मात्रा, अगर ऐसा कोई वर्ड है तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो उसके बाद आती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद आता है मेन वर्ब, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन। इसके लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले कोचिंग सेंटर जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो अलग वीडियो बना देते हैं, ठीक है ना। क्यों, लेकिन मैंने आपको यहीं पर बता दिया, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इनवर्स, वर्स करना मीन्स होता है पलट देना, इन मीन्स अंदर की तरफ, सेंटेंस को अंदर की तरफ पलट देना। भाई सेंटेंस को अंदर की तरफ पलट देने का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सेंटेंस का मतलब तो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर अदर वर्ड आते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो आप सेंटेंस को पलट देना, यानी कि अंदर की चीज बाहर आ जाएगी, वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है ना। या तो मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, है ना, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर मेन वर्ब आ जाएगी। इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहां पर हेयर के साथ में वॉज इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर इन्वर्जन को यूज किया जा रहा है,
ठीक है ना, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए वर्ब को पहले लिखा गया है, ये सब्जेक्ट है। Here was the answer to all of his problems, यहीं पर उत्तर था उसकी सभी प्रॉब्लम्स का। आपने एक चीज मालूम हो गई है, आंसर के साथ में टू आता है, सॉल्यूशन के साथ में टू आता है, की के साथ में टू आता है। की टू प्रॉब्लम हो सकता है ना, आंसर टू हो सकता है, आंसर टू और सॉल्यूशन टू, इन चीजों को आप नोट कर लेना, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ, केवल तब ही जब, ओनली इफ केवल यदि, इफ से हम शर्त प्रकट करते हैं, इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि आप होमवर्क करोगे। इफ वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर आप मेरा होमवर्क करो, होमवर्क इकट्ठा लिखा जाता है, अलग अलग नहीं। टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, पॉइंट को, टाइम के पॉइंट को शो करने के लिए टिल को यूज किया हुआ है, टिल मींस तक। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए टिल का यूज किया जाता है, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, कोमा तो, दैट इज 35 डेज, जो कि 35 दिन होता है। तो इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, और अगर आप, मतलब यहां यह कह रहा है कि ऐसा मैं कर तो सकता हूं अगर तुम मेरे सेमेस्टर के एंड होने तक मेरा होमवर्क करो, है ना, जो कि 35 दिन बैठता है। एंड इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और अगर आप काम बहुत अच्छा करते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे स्कूल में ना ए ग्रेड मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, रिंकल मीन्स होता है झुर्रियां, उस छोटे व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। रिंकल्ड सेकंड फॉर्म है ना, इट मीन जो होना था हो गया। लाइक, जैसे कि, के समान। लाइक अ डिश क्लोथ, जैसे कि बर्तन साफ करने का क्लोथ नहीं होता, डिश मीन्स तस्तरियां, है ना, बर्तन साफ करने का क्लोथ होता है। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर में फेंका गया, ठीक है ना। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग्स को किक किया, है ना। एंड डबल्ड हिज फीस्ट्स, और अपनी फीस्ट, फीस्ट मीन्स घूसा, है ना, अपने फीस्ट को उसने, घूसे को ऐसे किया उसने, है ना। एंड ही ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस करना होता है एंगर शो करना, और उसने गुस्सा दिखाया। एंड स्काउल्ड, मतलब स्काउल्ड भी त्योरियों को चढ़ाना होता है, मतलब ग्रीमेस से मैच करता वही वर्ड होता है ये, है ना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और पर्स हिज लिप्स जैसे अपने होठों को काट लेते हैं, है ना, यानी कि पूरी तरह से इन तीनों वर्ड को यूज किया उसने गुस्सा शो करने के लिए। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इसके लिए वोकैब वर्ड्स। ग्रीमेस्ड, स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स को आप कहेंगे कि हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे पर इस तरह के भाव थे। कैसे? शोइंग डिसगस्ट, डिसगस्ट मीन्स डिसलाइकिंग, है ना, नापसंदगी शो करने वाले, एंगर शो करने वाले, असहमति शो करने वाले। डिसअप्रूवल मीन्स असहमति। तो इन 3 वर्ड्स को यूज किया गया है डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल की सेंस के लिए। ओ एम आई कर्स्ड, अरे, अच्छा क्या कहा उसने, उस छोटे से मैन ने अपने ऊपर ही अपने आप को कहा, एम आई कर्स्ड, क्या मेरे ऊपर ये श्राप है, मतलब अब मुझे इसका होमवर्क करना पड़ेगा, क्या मेरे लिए श्राप है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इस काम को करूंगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी ना उस बिल्ली से। चलिए आगे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, देखिए ट्रू के साथ में टू आता है, आपको कभी बोलना हो वह अपने वचन का पक्का है, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, ऐसा लिख लीजिएगा, नोट कर लें सेंटेंस को। वह अपने वचन का पक्का है, वचन के लिए वर्ड यूज करेंगे, वर्ड्स नहीं, ठीक है ना, वर्ड्स यूज नहीं होता है वचन के लिए, वचन के लिए केवल वर्ड यूज होता है, WORD, ठीक है ना। और ट्रू के साथ में टू को हम यूज करते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, नोट कर लेना अपने सेंटेंस, ही इज, आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम ट्रू टू माई वर्ड, मैं अपने वचन का, अपने वायदे का पक्का हूं। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एल्फ वो छदम खेल करने वाला कुछ भी, है ना, जैसे जादुई टाइप का कोई बोना, है ना, छलावा, जैसे कुछ ऐसा जादूगर टाइप। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वह छोटा सा जो एल्फ था वह पैट्रिक के होमवर्क को करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स होती है प्रॉब्लम, बस केवल एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही डिफिकल्टी थी, ग्लिच मीन्स डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, ठीक है।
द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, उस एल्फ को हमेशा मालूम नहीं होता था वॉट टू डू, कि क्या करे, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको आवश्यकता होती थी हेल्प की। देखिए नीड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नीड को मेन वर्ब की तरह प्रयोग कर लेते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन करती है। ही नीडेड हेल्प, उसको हेल्प की आवश्यकता थी। हेल्प मी ही वुड से, ये वुड है, ही वुड से वह कहा करता था। पास्ट की आदत को बताने के लिए वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हीड से का मतलब है, हीड से का मतलब है ही वुड से, वुड से की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। हीड से, ही वुड से यानी कि। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी। देखिए हैज टू, हैव टू, हेल्प टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू का मतलब है कोई काम मजबूरी में किया जा रहा है। यह फोर्स रिएक्शन को शो करता है। जब कोई व्यक्ति फोर्स में किसी काम को करे, दबाव में किसी काम को करे, तो हैव टू का यूज करता है। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं, आई हैव टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना पड़ता है। जैसे आपको दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मम्मी पिलाती हैं, तो आप पीते नहीं हो, आपको पीना पड़ता है, हैव टू ड्रिंक आप कहोगे। ठीक है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, चाहे कोई भी तरीका हो, कैसे ना कैसे। वॉट एवर वे मीन्स कैसे ना कैसे पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक मीन्स तेज आवाज में लेकिन धीमे, धीम मतलब चित्कार करते हुए बोलना, थोड़ी शार्प साउंड में बोलना, है ना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते समय वह एल्फ कहा करता था। स्क्वीक वर्ड यूज करते हैं जैसे चूहे के बोलने की जो आवाज आती है ना, उस तरह से। पैट्रिक्स होमवर्क, ओके। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। जब आपको कोई चीज कहीं से मंगानी हो किसी से, तो आप गेट मी वर्ड को यूज कर सकते हो। गेट मी एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम दिलाओ, मेरे लिए एक आइसक्रीम लाओ। गेट मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ, ऐसे आप बोल सकते हो, गेट मी। ठीक है ना, गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, और इससे भी अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड। अच्छा वो जो एल्फ था छोटा सा, है ना, वो जादुई बोना, वो उसको बोलता था कि नहीं नहीं डिक्शनरी मत लाओ, बल्कि खुद ही तुम देखो, लुक अप द वर्ड, तुम ही उस वर्ड को देखो। देखो डिक्शनरी में किसी वर्ड को देखने के लिए, ढूंढने के लिए लुक अप वर्ड को यूज आया हुआ है। लुक अप का मतलब है यहां पर तलाश करना। डिक्शनरी में किसी बुक में किसी वर्ड को खोजना लुक अप होता है, फ्रेजल वर्ब है। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट, और इसको बोलो, साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और इसके एक एक लेटर की साउंड आप बोलो। इस वर्ड को अपने आप डिक्शनरी में देखो और बोलकर देखो। When it came to मैथ्स, जब बात आती थी मैथ्स की, जब बात आती थी मैथ्स की, देखो उसको मैथ नहीं लिखते हैं, मैथ्स लिखा जाता है। When it came to मैथ्स, जब बात आती थी मैथ्स की, है ना। आप ना इस तरह के वर्ड्स, बल्कि स्टोरीज अपने आप भी आपको किसी को सुनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश में, अगर आपको अपना स्पोकन ठीक करना है। जैसे हमारे स्टूडेंट होते हैं ये एयरफोर्स वाले, एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स का क्या होता है कि बाद में जीडी होता है। अब जीडी में क्या होता है कि स्पोकन करना होता है, बोलकर दिखाना होता है, डिस्कशन करना होता है। तो स्पोकन इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टोरीज पढ़िए और फिर उन स्टोरीज को किसी दूसरे बच्चों को सुनाकर देखिए। ठीक है ना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टोरीज को रिसाइट करना इजी होता है इन योर ओन वर्ड्स। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक का टाइम सही नहीं चल रहा होता था। आउट ऑफ लक होना मीन्स भाग्य का साथ ना दिया जाने वाली बात है, समय ठीक ना होना। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल्स क्या होती हैं, मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं हिंदी में, पहाड़ा, पहाड़ा क्या होता है, टाइम्स टेबल्स कहते हैं उनको। हम तो सिंपल टेबल्स बोल देते हैं, बट वो टेबल्स नहीं है, वो टाइम्स टेबल होता है ना, टाइम्स टेबल। ओके, केवल टेबल्स नहीं, टाइम्स टेबल, ध्यान रहेगा ना, टाइम्स टेबल नया वर्ड मिलेगा ना आपको। अभी तक तो हर किसी ने टेबल ही कहा था, चलो टू का टेबल सुनाओ। चलिए, द एल्फ श्रिक्ड, वो फिर चीखता था। श्रिक करना, चीखना, तेज आवाज में चीखने के लिए श्रिक वर्ड को यूज करते हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, जैसे परी होती है ना, उसका उसका जेंडर होता है ये एल्फ। फेरी का मैस्कुलिन जेंडर होता है एल्व्स। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें उनकी कभी आवश्यकता नहीं होती। एल्व्स को कभी टाइम्स टेबल्स की आवश्यकता नहीं होती, पहाड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस,
और ये जो होता है ना आपके जोड़ घटा गुना भाग, इन सब चीजों की हमें आवश्यकता नहीं होती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। देखिए यहाँ दो वर्ड है, एक बिसाइड जो आपका वहां पर लिखा हुआ है, एक मैंने आपके लिए लिख दिया बिसाइड्स। दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक एस अतिरिक्त है उस पहले वाले बिसाइड से। तो इस बिसाइड्स का मीनिंग भी होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अतिरिक्त, और इस बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड। डिफरेंस दोनों का नोट कर लेना। बी साइड का मीनिंग होता है बाय द साइड, साइड में बगल में, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। ओके, सिट डाउन बिसाइड मी एग्जाम में कई बार आ जाता है और वहां पर बिसाइड्स लिखा होता है बस, तो वही करेक्ट करना होता है। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना चाहिए। वो कहता था कि तुम बैठो और ये टेबल्स वाली जहां भी बात आएगी या सब्सट्रैक्शन एडिशन हमें तो पता नहीं है, तुम मुझे बताते रहना, मैं करता रहूंगा। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना चाहिए। मस्ट के साथ में मस्ट आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया हुआ है। गाइड के साथ में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है, यू मस्ट गाइड मी। ठीक है ना, आप इस तरह के सेंटेंस अपने बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आप किसी को बोल सकते हो इस तरह से, प्लीज गाइड मी सर, प्लीज गाइड मी सर, इस तरह के कोई सेंटेंस अपने बना सकते हैं। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। हिस्ट्री आपका नाउन है, कैसी हिस्ट्री, ह्यूमन मानव की, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्ट्री आपका नाउन है। नो के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ आया हुआ है, नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कुछ नहीं जानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। ऑफ का मीनिंग यहां के बारे में है, ऑफ को हम के बारे में की सेंस में यूज कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, टू देम मीन्स उनके लिए, उनके लिए, एल्व्स के लिए यह एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, सो इसीलिए द लिटिल एल्फ है छोटा सा एल्फ जो था, ऑलरेडी ए शाउटर जो हमेशा चिल्लाने वाला था, शाउटर था, शाउट करते रहने वाला। जस्ट गोट लाउडर, और भी अधिक तेज आवाज में बोलने लगता था। गो टू द लाइब्रेरी, क्या कहता था चिल्लाते हुए से, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। नीड आपका कैसी वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब है। नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, किस तरह के सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। नोट कर लेना, आगे काम आएगा वर्ब का चैप्टर जब पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादातर, अधिक और अधिक किताबें मुझे चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें पढ़ने में भी। देखिए कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्प आपका मेन वर्ब हो गया। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो सीरीज में बताया था कि जब भी हम कभी यूज करते हैं हेल्प को, बिड को या मेक को, सी और वॉच को, है ना, तो इनके साथ में जो हमें दूसरी वर्ब लिखनी होती है ना, इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है बिना किसी टू के। आप देख रहे हो यहां पर हेल्प के साथ में हमने रीड को यूज किया गया, टू रीड को यूज नहीं किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, और इस सच के कारण, एवरी डे रोजाना, इन एवरी वे किसी ना किसी तरह से, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग, नेग एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी को किसी ना किसी बात को लेकर परेशान करता रहता है। हर दिन वह उसके लिए थोड़ी थोड़ी परेशानी पैदा करता रहा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक पहले से अधिक ज्यादा कठिन परिश्रम करता रहा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग मीन्स कोई ऐसी चीज जो बोर कर दे बहुत ज्यादा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, यह उसके लिए बोरिंग हो गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वह जागा करता था पूरी पूरी रात भर, जागता रहता था। वॉज के साथ में यूनिफॉर्म, काम चल रहा है यानी कि। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने कभी उतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। वियरी मीन्स चिंतित या थका हुआ, वियरी मीन्स चिंतित या थका हुआ। वह इतने चिंतित या इतना थका हुआ कभी नहीं होता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, और वह स्कूल जा रहा था। विद हिज आईज पफ्ड, अपनी आंखें सूजी हुई लेकर, पफ मीन्स जैसे मोटी नहीं हो जाती आंखें, स्वेल हो जाती हैं। एंड ब्लियरी, जिनमें नींद होती थी, ठीक है ना, धुंधली सी आंखें। फाइनली, आखिर में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का आखिरी दिन आ गया। द लास्ट डे, देखो फाइनली के बाद में कोमा लगा हुआ है। द लास्ट डे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वर्ड होते हैं ना, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, फॉलोइंग, उनसे पहले द आता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट। ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं वर्ड्स को। द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब वह एल्फ फ्री हो गया था जाने के लिए।
एज फॉर होमवर्क, जहां तक होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क बचा भी नहीं था। सो ही क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, शांति से, एंड स्लाइली, स्लाइली मीन्स होता है बिना किसी को बताए हुए, सीक्रेटली, स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, वह पीछे वाले दरवाजे से निकल गया, खिसक गया, है ना, बिना बताए चला गया, भाग गया, फिर से कुछ काम ना करना पड़ जाए। पैट्रिक गॉट एज, पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला अपने स्कूल में। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे, एडजेक्टिव है ये, ईडी वाली फॉर्म। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स स्माइल्ड किए, उसके टीचर्स ने स्माइल किया उसके लिए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। फुल ऑफ प्रेज होना प्रशंसा करना, फुल के साथ में ऑफ आता है, फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ प्रेज, प्रशंसा से भरे थे उसके लिए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि उसके माता पिता की तो पूछो ही मत, ये सेंस आ गई यहां पर। दे वंडर्ड, वंडर्ड करना आश्चर्य करना, उनको आश्चर्य हो रहा था, वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया था। वॉट हैड हैपन, हैपन मीन्स घटित हो जाना, किसी के साथ में कुछ हैपनिंग हो जाना। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, वह अपने रूम को क्लीन करता था। डिड हिज कोर्स, कोर होते हैं घरेलू कार्य, रोजमर्रा के कार्य, कोर्स मीन्स रोजमर्रा के कार्य। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, और रोजाना अपने होमवर्क के करता था, रोजमर्रा का कार्य करता था। वॉज चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स हैप्पी, वह हैप्पी रहता था। नेवर रूड, अब किसी के साथ रूड नहीं होता था, रूड मीन्स रफ बिहेवियर वाला, किसी के साथ रूखा व्यवहार नहीं करता था, असभ्यता का व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा जैसे कि उसका बिल्कुल एटीट्यूड, उसका व्यवहार बिल्कुल नए सिरे से विकसित हुआ हो। एटीट्यूड होता है किसी का व्यवहार, रवैया, ठीक है। यू सी इन द एंड, और अंत में आप देखते हो, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था कि ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे वर्क मैन से अपना होमवर्क कराया था। जब भी हम मेक वर्ब को यूज करते हैं ना इस तरह से, उसके बाद कोई वर्ड लिखते हैं, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एक सेंटेंस है, आई रन का मीनिंग है मैं दौड़ता हूं, ही रन्स का मीनिंग है वह दौड़ता है। लेकिन अगर मुझे कहना हो मैंने उसको दौड़ाया, तो मुझे, अगर हम किसी को कुछ करने के लिए विवश करते हैं ना, तो मेक वर्ब को यूज करना चाहिए। अगर हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, आई मेड, और उसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, आई मेड हिम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, आई मेड हिम रन, मैंने उसको दौड़ा दिया। मैंने उसको तेज दौड़ाया तो फास्ट भी कह सकते हो, आई मेड हिम रन फास्ट। जब हम मेड वर्ब को यूज करते हैं इस तरह से, उसके बाद लिखते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था, स्टिल मीन्स इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, कि ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे से व्यक्ति से अपना काम कराया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक रहस्य आपके साथ शेयर करूंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल आपके और मेरे बीच में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में ना, एसएससी के एग्जाम में या एयरफोर्स में इस तरह के बहुत इजी सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं डिवाइड दिस मनी, इस मनी को बांट दो बिटवीन यू एंड मी, तो बिटवीन यू एंड मी ना कह के एग्जामिनर कई बार ऐसे लिख देता है बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई। तो बिटवीन यू एंड आई कहना गलत होता है, क्यों? क्योंकि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बारे में मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि जब भी हम कभी कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो प्रेपोजिशन, मैं थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करूंगा, आप नोट कर लेना। जब भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं, जो भी नाउन और प्रोनाउन हम यूज करते हैं, वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है उसको। तो इसलिए यहां पर बिटवीन यू एंड आई नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म लिखी हुई नहीं है, बिटवीन यू एंड मी लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? नोट तो कर लिया होगा आपने जो मैंने आपके लिए लिखा था। वीडियो को पॉज करके इस तरह से आप नोट्स बनाते रहिए। देखिए लास्ट में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, ये प्रोनाउन वाले चैप्टर का पॉइंट है। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ही वह कार्य किया था। इट मीन्स उस काम को पैट्रिक स्वयं ही करता था। तो ये क्लास 6 का हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया एनसीईआरटी का। क्लास 7 का ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं,
तो क्लास 8 की चैप्टर फर्स्ट मैं कल पोस्ट करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हों या एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, आप उन सभी के साथ में ये अपना ऐप शेयर करते रहें। आप उन सभी को बताइए कि आप प्ले स्टोर से जाकर इंग्लिश बाई अश्विनी सर करके ऐप डाउनलोड कर लें। इंग्लिश बाई अश्विनी सर प्ले स्टोर पर ये ऐप मिलेगा, इसको डाउनलोड करें। उसमें अपना नेम और अपना ईमेल एड्रेस करके अपना रजिस्ट्रेशन करके स्टडी मटेरियल में चले जाइए। स्टडी मटेरियल में वीडियो वाले सेक्शन में अराउंड 24 वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है ना, इस तरह की बातें आप बताइए, हेल्प कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स की भी सीखने में। आपके घर में, फैमिली में या मोहल्ले पड़ोस में, आपके नेबरहुड में बहुत सारे बच्चे होंगे जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, बड़े बड़े बैग्स लेकर, है ना, 8-8 10-10 किलो का बैग लेकर वो जाते हैं, और उनसे उनकी बुक का कोई भी एक पेज निकलवा कर उनसे पढ़ने के लिए कहो, उनसे एक सेंटेंस पढ़ा नहीं जाता है, तो उनकी आपको मदद करनी चाहिए कम से कम। मेरा उद्देश्य तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मैं अपनी मदद भेज सकूं, लेकिन मेरे पास उनके पास तक पहुंचने का माध्यम आप लोग ही होंगे। जो भी मेरे वीडियो को देखता है, कम से कम, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड में मैंने 30-35 करोड़ रुपए दिए हैं, नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि 2-4 लाख आप भी दे दो, लेकिन कम से कम राष्ट्र की सेवा इस तरीके से तो आप और मैं दोनों मिलकर कर सकते हैं ना। अगर ये मेरी बात आपको ठीक लगती है तो डू शेयर द वीडियोस, डू शेयर द ऐप, हेल्प द नीडी